Hello, friends, welcome back to my YouTube channel, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया है रीनल सिस्टम। तो जो भी मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो आवर क्वेश्चन इज 651. The nurse monitoring a client receiving peritoneal dialysis note that the client outflow is less than the inflow. Which action should the nurse take? Select all that apply. फर्स्ट हमारा क्या काम होगा, जो मैंने आपको बताया है कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो एक क्लाइंट है, वो रिसीव कर रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस और नर्स ने क्या देखा कि जो आउटफ्लो है वो लेस देन है इनफ्लो से, कि इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है। विच एक्शन शुड द नर्स टेक? तो नर्स ने कौन सा एक्शन लेना है? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सब सारे हमने देखने हैं कि कौन से ऑप्शन सही हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, डायलिसिस क्या करता है, आर्टिफिशियल किडनी का वर्क करती है। जो वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू डायलिसिस, क्योंकि इसमें पेशेंट की किडनी जो है वो नहीं कर पाती है एक्सक्रीट। तो आर्टिफिशियल हम किडनी का डायलिसिस के थ्रू हम आर्टिफिशियल किडनी का वर्क करते हैं। तो थ्रू डायलिसिस क्या होता है, एक्सक्रीट किए जाते हैं सोडियम वेस्ट। सो आपको पता ही होगा कि डायलिसिस हमारे पास टू टाइप के आते हैं। एक आता है हमारे पास हेमोडायलिसिस एंड सेकंड वन इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियम जो है एक बहुत बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिच होती है इन ब्लड सप्लाई से। हम इसमें क्या करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में, बिलो एम्ब्लाइकस एम्ब्लाइकस से 3 to 4 इंच बिलो, ठीक है। 3 to 4 इंच बिलो हम क्या करेंगे, एक हम कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को इंसर्ट करने के लिए टू द पेरिटोनियम, राइट। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटफ्लो जो आ रहा है वो ज़्यादा है और जो आउटफ्लो कम है और इनफ्लो जो हम दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या एक्शन होगा? तो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाती हूँ कि हमारा कि हम डायलिसिस कर रहे हैं, ये हम डायलिसिस कर रहे हैं टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गया हमारा इनफ्लो और ये होगी हमारी बॉडी की वेस्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें बॉडी से ब्लड आ रहा है, ठीक है। इस एरिया में बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड बॉडी से ब्लड आने की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो ज़्यादा होंगे इस एरिया में। और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमने खुद इसको फिल किया है, तो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट क्या होंगे, कम होंगे, राइट। नाइट्रोजन वेस्ट इसमें क्या होंगे, कम, और इसमें ज़्यादा होंगे। ये तो समझ आ गया इतना। सो इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन कम है, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मूव होंगे टू द लो कंसंट्रेशन। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, यहाँ मूव हो रहे हैं,
ठीक है। यहाँ मूव होने के कारण उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये ऐसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मली कि कैसे डायलिसिस वर्क करता है। ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि अगर आउटफ्लो लो है और इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो कम है और इनफ्लो ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है। तो हमारा इसमें एज अ नर्स हमारा इसमें क्या काम होगा। सबसे पहले हमने साइड टू साइड हमने इसको हिलाना है, इसको हिलाना है और रिपोजिशन करना है हमने क्लाइंट को। ठीक है। हमने चेक करनी है ऑब्स्ट्रक्शन कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूबिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। डीप ब्रीदिंग के लिए हमने पेशेंट को बोलना है। हमने बैग को ऐसी जगह प्लेस करना है कि वहाँ पे ग्रेविटी बनी रहे। ठीक है। तो कहाँ प्लेस करेंगे, पेशेंट के बिलो ही हम उसको प्लेस करेंगे। एंड हमने क्या करना है, प्लेस करना है पेशेंट को इन गुड अलाइनमेंट में। ठीक है, कि सो दैट कि जो इसकी मूवमेंट है वो प्रॉपर बनी रहे। तो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, चेक द लेवल ऑफ द ड्रेनेज बैग। तो हमने ड्रेनेज बैग का लेवल हमने चेक करना है। यस, हम चेक करेंगे। रिपोजिशन द क्लाइंट टू हर और हिज साइड, ऑब्वियसली हम करेंगे, मैंने बताया आपको। एंड प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट, तो गुड बॉडी अलाइनमेंट में भी हमने पेशेंट को रखना है। चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम किंग, तो ये भी हमने चेक करना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, ये भी चीज़ हमने चेक करनी है। एंड कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नहीं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी नहीं है। अगर हमारी पोजीशन चेंज करने से या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉज पता है, तो उस टाइम पे हम इमीडिएटली हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। एंड इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस, नो, ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम क्यों फ्लो रेट हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। इन फ्लो रेट तो हमने इंक्रीज़ करना ही नहीं है, उसका तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकता है, या पेशेंट की बॉडी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये इनफ्लो और आउटफ्लो में प्रॉब्लम आ रही है। तब हमने क्या करना है, हमने ये सारे मेथड यूज़ करने हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे उनका इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 652. A hemodialysis client with a left arm fistula is at risk for arterial steal syndrome. The nurse should assess for which manifestation of this complication. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम में के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम फिस्टुला क्रिएट करते हैं, ठीक है, फिस्टुला क्या है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन के बीच में क्या है, ये कनेक्शन है। ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है आर्टरी और वेन के बीच में, समटाइम क्या होता है, जो आर्ट्रियल ब्लड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है टू द वेनस। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा वेन में, और उसकी वजह से जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है इस एरिया में, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिजिटल सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ होगी, ब्लड की डिजिटल सप्लाई, क्योंकि आरटीएल का सारा ब्लड कहाँ चला गया, वेन में चला गया। तो डिजिटल ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से डिजिटल पल्स डिमिनिश्ड हो जाएगी, और पेन होगा डिजिटल एरिया ऑफ द फिस्टुला। जैसे अगर यहाँ पे फिस्टुला क्रिएट किया गया है तो इससे डिजिटल एरिया क्या होगा, इस एरिया में पेन होगी। एंड पेलर होगा, पेलर भी होगा क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो रही है। साइनोटिक होगा क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो रही है, ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन। सो अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वार्मथ, रेडनेस एंड पेन इन द लेफ्ट हैंड। वार्मथ, रेडनेस एंड पेन इन द लेफ्ट हैंड। तो वार्म जो है वो फिस्टुला साइड वार्म नॉर्मली होती है। ठीक है। तो नॉर्मली वो वार्म होती है, तो इसको हम इस चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं कर सकते
एएसएस के साथ, ठीक है, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम के साथ हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। रेडनेस एंड पेन ये नॉर्मल है। इकाइमोसिस एंड ऑडिबल ब्रूइड ओवर द फिस्टुला, ऑडिबल ब्रूइड नॉर्मल फाइंडिंग है, इकाइमोसिस जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग है। एडिमा एंड रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द लेफ्ट आर्म, एडिमा एंड रेडिश डिस्कलरेशन ये भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इज द पेलर डिमिनिश्ड पल्स एंड पेन इन द लेफ्ट आर्म। सो मैंने आपको ऑप्शन में बताया कि क्या होगा, पेलर होगा पुअर सप्लाई की वजह से, डिमिनिश्ड होगी पल्स एंड पेन होगी इन द लेफ्ट आर्म। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी आपने आंसर करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है फिस्टुला की। तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी होती है इसमें। वैस्कुलर इनसफिशिएंसी की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो हमने अपने माइंड में रखने हैं, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 653. The nurse is reviewing client record and note that the primary health care provider has documented that the client has chronic kidney disease. On review of the laboratory result, the nurse most likely would expect to note which finding. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्स रिकॉर्ड चेक कर रही है और उसने नोट किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने डॉक्यूमेंट किया है क्लाइंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है, सीकेडी है पेशेंट को, उसने देखा कि डॉक्टर ने उसको डॉक्यूमेंट किया है। ऑन रिव्यू ऑफ द लेबोरेटरी रिजल्ट, द नर्स मोस्ट लाइकली वुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग। तो हमने कौन सी फाइंडिंग जो है वो एक्सपेक्ट करनी है कि अगर इस पर्सन की किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो इसकी लेबोरेटरी रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ आएगी। तो फर्स्ट इज द एलिवेटेड क्लिनिकल क्रिटेनाइन लेवल, decrease hemoglobin level, decreased red blood cell count, increased number of white blood cell in the urine. So increased number of white blood cell in urine in किन कंडीशन में होता है आपको पता होगा, ये होता है यूटीआई में। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, डिक्रीज हेमोग्लोबिन, ये किसकी वजह से होते हैं, जब एच बी हेमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है, मतलब एनीमिया होता है, ये एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज द एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल। सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो क्रिटेनाइन जो है वो स्टार्ट होता है, एलिवेट होना स्टार्ट होता है जब किडनी डैमेज हो जाती है 50%। जब पर्सन की किडनी 50% डैमेज होगी उसके बाद क्रिटेनिन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, क्रिटेनिन लेवल एलिवेट होगा किडनी डिजीज के केस में, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 653। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 654. A client with chronic kidney disease returned to the nursing unit following a hemodialysis treatment. On assessment, the nurse noted that the client temperature is 38.5 degrees Celsius, that is 101.2% Fahrenheit. Which nursing action is most appropriate? तो क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग अ हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस के बाद नर्सिंग यूनिट में आया है, नर्स ने असेसमेंट की, क्या आया उसमें कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 38.5, दैट इज़ 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने इस कंडीशन में क्या एक्शन लेना है, encourage fluid intake, continue to monitor vital sign, notify the primary healthcare provider, monitor the site of the shunt for infection. सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्लाइट फीवर आफ्टर डायलिसिस नॉर्मल होता है,
क्यों होता है? क्योंकि जो मशीन होती है वो वार्म करती है ब्लड को, सो दैट स्लाइड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे है 101, ठीक है, तो मीन्स टेम्परेचर हाई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, ये इंडिकेट कर रहा है 101 डिग्री, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इन्फेक्शन को। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन में किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमने इन्फॉर्म करना है, इमीडिएटली हमने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और हमने कुछ नहीं करना है, फ्लूइड हमने नहीं देना है, मॉनिटर हमने वाइटल साइन नहीं करने हैं, हमने डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। राइट, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 654। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 655। The nurse is performing an assessment on a client who has returned from the dialysis unit following hemodialysis. The client is complaining of headache and nausea and is extremely restless. Which is the priority nursing action? So this is the most important question. तो इसको आप अच्छे से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट हु इज़ रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस यूनिट। डायलिसिस हुआ है, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, हेमोडायलिसिस पर्सन का हुआ है। क्लाइंट डायलिसिस के बाद क्लाइंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसको हेडेक हो रही है, उसको नोजिया हो रहा है और एक्सट्रीमली रेस्टलेस हो रहा है। प्रायोरिटी एक्शन हमारा क्या होगा, तो ये जो सिम्टम है हेडेक, नोजिया एंड रेस्टलेसनेस, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। सो ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के सिम्टम है। ठीक है, सो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायलिसिस की। ठीक है, तो ये बहुत बोल सकते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायलिसिस की, तो इस चीज़ का हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। सो यदि हम रैपिड हेमोडायलिसिस करते हैं तो ब्लड से इम्प्योरिटीज़ जल्दी जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये तो है ही कि कोई चीज़ को हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इम्प्योरिटीज़ मतलब वहाँ वो काम होना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट उसकी कुछ हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स भी आती हैं, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं कि हम बहुत ही एक्सेस में बहुत ही जल्दी जल्दी अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम रैपिड डायलिसिस कर रहे हैं तो ब्लड से इम्प्योरिटी जल्दी जल्दी निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। बट जो सीएसएफ की कॉम्प्लिकेशन होंगी, ठीक है, सीएसएफ की जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सॉरी सीएसएफ का जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इतनी फास्ट नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी, इसका भी एक रीज़न है कि जो बॉडी फ्लूइड होगा, ठीक है, दैट इज वो क्या होता है, वो पतला होता है। ठीक है, तो उसमें वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर ज़्यादा है मतलब वो पतला है। और उसमें क्या है, और जो सीएसएफ है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीएसएफ क्या है, सीएसएफ में ये गाढ़ा होता है। अगर गाढ़ा होता है मतलब उसमें वाटर कम है, तो इसकी वजह से ये इम्प्योरिटीज़ जो है वो निकालने में टाइम लगाता है ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी से तो इम्प्योरिटीज निकलेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर एंटर कर जाएगा ब्रेन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू किस में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वेस्कुलर और ब्रेन में। ठीक है, जो डिफरेंस है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एंटर कर जाएगा ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेन फूल जाएगा।
ठीक है? अगर किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम वाटर जैसे हम बलून के अंदर ही वाटर डाल देते हैं या किसी चीज़ के अंदर हम वाटर डालते हैं, तो क्या होता है वो बल्ज हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी कि ब्रेन बल्ज हो जाएगा, ठीक है? ब्रेन फूल जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा पर्सन को। और सेरिब्रल एडिमा इज़ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो सेरिब्रल एडिमा में क्या होगा इसमें पर्सन को सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। लाइक हेडेक पर्सन को होगा, कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ होगी पेशेंट की, सीज़र होगा पेशेंट को, ठीक है? तो ये सारे सिम्पटम पर्सन को आएँगे। जैसे नौज़िया होगा, रेस्टलेस होगा, ये किसकी वजह से होगा? ये इसकी वजह से होगा, ठीक है? कॉन्सन्ट्रेशन डिफरेंस है, कॉन्सन्ट्रेशन डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर ब्रेन में जा रहा है, उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो गया है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, राइट? सो हमारा इसमें हम चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। अब फर्स्ट हमारा ऑप्शन है मॉनिटर द क्लाइंट। बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है तो हमने मॉनिटर नहीं करना है। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, नो। असेस द फिस्टुला साइट एंड ड्रेसिंग, नो, क्योंकि इसके सिम्टम्स तो है ही नहीं। तो हमारा इमीडिएट क्या काम होगा, इमीडिएटली हमने इन्फॉर्म करना है टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो जो ये कॉन्सेप्ट है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम का, इसको आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सम टाइम नहीं मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। So friends, I hope you understand these questions. अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।